ऐसा टाइम आ गया है कि एक फिल्म भी सरकार से बर्दाश्त नहीं होती। हिंदू टॉर्चर होता है कश्मीर में कहीं और, तो उनकी फिल्में आराम से पास हो जाती हैं, उनकी फिल्में आराम से पास हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई कट्स नहीं आते। यहां पर आप कट्स लगाने की बात कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड भेजा गया एंड सेंसर बोर्ड ने इसमें 127 कट्स लगाने की बात बोली, जिसको ऑब्वियसली यहाँ पर मेकर्स ने डिनाई कर दिया एंड ये मूवी तरीके से लिम्बो में चली गई। कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी कैसे पास हो गई? बिना किसी रोक टोक के कैसे पास हुई? बिना कैसे कट्स के कैसे पास हो गई? यानी कि हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो तो उसे आप दिखा सकते हो ताकि आपको वोट मिले, लेकिन अगर सिखों के ऊपर अत्याचार हुए तो आप उसको रोक रहे हैं। कई बार रोका जा चुका है। इनफैक्ट टिफ जैसे फिल्म फेस्टिवल में भी इस मूवी का ब्रॉडकास्ट यहाँ पर रोका जा चुका है। इसे आप समझ सकते हो कि सिस्टम किस तरीके से चाहता है कि जनता इस मूवी को देखे ही ना किसी है। गुरुद्वारों में वो फिल्म दिखाई जा रही है। आज कंडीशन ये है कि गांव के पंचायतों में फिल्म दिखाई जा रही है। मोबाइल वो फिल्म बढ़ रही है। जितने लोगों ने वहां देखा होता, ओटीटी पे देखा होता, उससे ज्यादा लोगों ने शायद बाहर देख लिया है। इस फिल्म का स्क्रीन पे आना नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चुनौती बन सकता है। फिल्म है सतलुज, ये गली गली में देखी जा रही है, गांव गांव में देखी जा रही है, चर्चा हो रहा है, दिन रात ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग इस पर लिख रहे हैं, यानी चर्चा तो हो रहा है। सतलुज फिल्म पर अचानक पाबंदी क्यों? आखिर ऐसा क्या था जिसने पूरे भारत में नई बहस छेड़ दी? की कंट्रोवर्सी के ऊपर कि भारत सरकार ने इसको बैन क्यों कर दिया और साथ में इसको ओटीटी से भी हटा लिया। और ये मूवी अब पंजाब के अंदर सब जगह गुरुद्वारों में दिखाई जा रही है, जिसको हजारों लोग देख रहे हैं इस समय। गुरुद्वारों में दिखाने के पीछे कारण है कि अगर इसको क्या कहते हैं, रेड भी मारनी हो तो आप गुरुद्वारों के ऊपर रेड नहीं मार सकते। ये बड़ी एक दिक्कत की बात आ गई है इसमें। और मैं भी कई बार सोचता हूं कि भाई जो हो रहा है वो अपने आप में थोड़ा सा परेशान करने वाला है। खैर जो भी है, जैसे भी है, लेकिन इस पिक्चर ने अब कंट्रोवर्सी के नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। और अब ये महसूस हो रहा है कि जैसे इस पिक्चर से सरकार थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। इसके बारे में थोड़ी सी आज हम डेफिनेटली बात करेंगे और वो जरूरी भी है। क्या है, दिलजीत दोसांझ जो फेमस सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, अमेरिका में रहते हैं, पूरी दुनिया में पॉपुलर है, मतलब लोग ऐसे दीवाने हैं कि मैं बता नहीं सकता उनकी पिक्चर सतलुज, जिसे पहले पंजाब 95 और घल्लूघारा का नाम भी दिया गया था, इस टाइम बड़ी कंट्रोवर्सी के सेंटर में है। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर बेस्ड एक पिक्चर है और ZEE5 पर रिलीज होने के 48 आवर्स के अंदर इसे हटा दिया गया। इसके बीच में सिख कम्युनिटी, फिल्म प्रोड्यूसर और सरकार के बीच में एक तीखा टकराव शुरू हुआ। अब सिख संस्थाएं इसको गुरुद्वारे में दिखाई जा रही हैं। क्या हुआ क्या अल्टीमेटली, हम इसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की कोशिश करेंगे बिना कोई साइड लिए। 80 और 90 के जो दशक के अंदर पंजाब में मिलिटेंसी का दौर था और वहां पर जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस थे वो भी काफी ज्यादा होते थे। इस फिल्म का किरदार और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों सिख यूथ को क्या है कि लावारिस बताकर उनकी गुप्त अंत्येष्टि यानी कि क्रिमेशन कर दिया था। या तो वो गायब हो गए या उनको मार दिया गया उनको, और बाद में अदालत के कई मामलों में और पुलिस अधिकारियों को इस मामले में भी उनके किडनैपिंग और हत्या का दोषी पाया गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज करने के लिए 127 कट्स लगाने की बात किया। भाई पिक्चर में बचे क्या बचेगा कि इसका शीर्षक यानी कि टाइटल बदल दो, जो मुख्य किरदार है जसवंत सिंह खालरा उसका नाम भी बदल दो। प्रोड्यूसर इसके लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने फिल्म को बिना कट्स ZEE5 पर यानी कि OTT पर रिलीज कर दिया। सरकार का तर्क है कि बिना सर्टिफिकेशन प्रोसेस के आप इसको OTT पे भी नहीं लगा सकते, लेकिन OTT पे तो सर्टिफिकेशन होता नहीं है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने IT रूल्स के अंतर्गत इसे तुरंत शैडो बैन करने का ऑर्डर कर दिया। सरकार इस फिल्म को खतरा क्यों मानती है? सेंट्रल गवर्नमेंट समझती है और खुफिया एजेंसी समझती है कि इस फिल्म का स्क्रीन पे आना नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चुनौती बन सकता है। इसका मकसद क्या है? क्या सरकार कहना चाहती है? सरकार का डर क्यों है? सरकार समझती है कि इससे खालिस्तानी एजेंडे को हवा मिलेगी। फिल्म के कई सीन और डायलॉग्स भारत विरोधी ताकतों को या उनके नैरेटिव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉरेन में यानी कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जो वहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं वो उस फिल्म का सहारा लेके वहां के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं। ये सरकार का आर्गुमेंट है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है सरकार का कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और अगले इलेक्शन से ठीक पहले इस किस्म की एक बहुत सेंसिटिव फिल्म रिलीज होने से पुरानी कड़वाहट दोबारा पैदा होगी, जिससे चुनाव का माहौल बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तीसरा कारण बताया गया कि इससे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इमेज है उसके ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर फेक एनकाउंटर्स को प्रमुखता से दिखाया गया है। सरकार का मानना है कि फिल्म सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रस्ट को या क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाती है और उनको बैड लाइट में दिखाती है कि उन्होंने बहुत लोगों का अपहरण किया और उनको मार दिया। इससे यूथ के मन में एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति न केवल डिस्ट्रस्ट आएगा बल्कि असंतोष भी पैदा करेगा और वापस उनको उग्रवाद या मिलिटेंसी की ओर धकेल सकता है। लेकिन जो फिल्म बनाने वाले हैं या बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि फिल्म केवल एक पहलू को दिखाती है, जो स्टेट टॉर्चर है उसको दिखा रही है। उनका कहना है कि खालिस्तान आतंकवादियों द्वारा मारे गए जो निर्दोष हिंदू हैं और जो सिख हैं उनके दर्द को ये नजरअंदाज करती है। अब इसमें कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जब हिंदू टॉर्चर होता है कश्मीर में कहीं और तो उनकी फिल्में आराम से पास हो जाती हैं,
उनकी फिल्में आराम से पास हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई कट्स नहीं आते। यहां पर आप कट्स लगाने की बात कर रहे हो। अब ये ओटीटी फिल्म हटने के बाद सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार के कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि गुरुद्वारों में, धार्मिक परिसरों में और गांव के मैदानों में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर, प्रोजेक्टर लगाकर फिल्म की स्क्रीनिंग उन्होंने शुरू कर दी। यहां पर सिख समुदाय के कम्युनिटी के अपने तर्क हैं। वो कहते हैं जसवंत सिंह खालरा को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतिहास और सच को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। सिख कम्युनिटी का मानना था कि 1980 और 90 के दशक में पंजाब के सिखों ने जो दर्द और दमन झेला है, उसे देश की मेन स्ट्रीम के इतिहास से गायब कर दिया गया है और फिल्म के ऊपर प्रतिबंध लगाना कड़वे सच को जनता के सामने आने से रोकने की कोशिश है। और खालरा को एक शहीद मानते हैं, ह्यूमन राइट्स का मसीहा मानते हैं। अब पुलिस कर्मियों को खालरा की हत्या का दोषी अदालत भी मान चुकी है, तो उनके जीवन पर बनी हुई जो बायोपिक है उसको बैन करना तो इस शख्स का अपमान है। सेंसरशिप के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए गए। उनका कहना है कि फिर कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी कैसे पास हो गई, बिना किसी रोक टोक के कैसे पास हुई, बिना कैसे कट्स के कैसे पास हो गई। यानी कि हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो तो उसे आप दिखा सकते हो ताकि आपको वोट मिले, लेकिन अगर सिखों के ऊपर अत्याचार हुए तो आप उसको रोक रहे हैं। और अब इस गुस्से के साथ, चूंकि गुरुद्वारों के अंदर या गुरुद्वारे के जो बाकी कॉरिडोर, जो पंजाब के कॉरिडोर हैं, वहां पे फिल्में दिखाई जा रही हैं, इंडिया में दिखाई जा रही है गुरुद्वारों के अंदर। वो कहते हैं हम तो स्कूल और कॉलेजों में भी सेमिनार करेंगे इसके ऊपर, ताकि जसवंत सिंह खालरा को उसके बारे में बताया जा सके। ऐसा टाइम आ गया है कि एक फिल्म भी सरकार से बर्दाश्त नहीं होती। सतलुज फिल्म, जिसका नाम पंजाब 95 था पहले, सेंसर बोर्ड के पास भटकती रही। सेंसर बोर्ड ने कहते हैं कि 200 के आसपास कट उसमें लगाने के लिए कहा, लेकिन जो बनाने वाले निर्माता थे उन्होंने मना कर दिया और सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो पाई ये फिल्म। ये तो पहली बात है। लेकिन उसके बाद ये गई ओटीटी पर और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज हुई। 24 घंटे के अंदर सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया और उसके बाद जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये फिल्म अगर चलती तो खालिस्तानी जो भावनाएं पंजाब के अंदर हैं उनको भड़काती, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो हकीकत है उसको दिखाने में क्या दिक्कत है, जो हुआ था। और देखिए, शुरू करूं मैं फिल्म के बारे में बात करूं उसके पहले आपको एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जसवंत सिंह खालरा कौन थे? जसवंत सिंह खालरा हाथ में राइफल, बंदूक, AK-47 लेकर घूमने वाले कोई खाड़कू या आतंकवादी नहीं थे। जसवंत सिंह खालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे तो क्या काम कर रहे थे? वहां पर जो ऐसी हत्याएं हो रही थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, जिनकी लाशें लावारिस हो जा रही थी, जिनको गुपचुप जला दिया जा रहा था, ये सारा कुछ जो किया जा रहा था, यानी जो लोग गायब हो जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे। बताया जाता है कि 22,000 के आसपास उन्होंने रिकॉर्ड इकट्ठा किए थे। उसके बाद जो हुआ वो समझना बहुत जरूरी है। उनको किडनैप किया गया, उनका फेक एनकाउंटर किया गया और 6 सितंबर 1995 को पुलिस खालरा के घर आई, उनको घर से उठाकर ले गई और मारकर लाश नदी में फेंक दी गई। कहा जाता है कि पहले उनकी जबरदस्त पिटाई की गई। वो पानी मांग रहे थे तो कहा गया जाओ इसको पानी लेके आओ। जो सिपाही पानी लाने गया था, जब पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि सतवंत सिंह खालरा को गोली मार दी गई है। अब देखिए, ये मामला कोर्ट में गया। जिस पर मैं जोर दे रहा हूं वो ये कि ये मामला कोर्ट में गया, सीबीआई की जांच की गई, 4 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा हुई और बाकी आरोपियों को 7-7 साल के जेल की सजा सुनाई गई। यानी हमारा कोर्ट ये कह चुका है कि जसवंत सिंह खालरा की जो हत्या हुई वो गलत थी, गैर कानूनी थी और पुलिस ने उनकी हत्या की। ये बात हमारा कोर्ट मान चुका है, पुलिस वालों को सजा दे चुका है। 4 लोगों को उम्र कैद और बाकी लोगों को 7-7 साल की सजा। यानी उनकी हत्या में सजा याफ्ता मुजरिम हैं पुलिस वाले। यानी जो घटना कोर्ट में प्रूव हो चुकी है, उस घटना को अगर सिनेमा पर लाया जाता है, सिनेमा के पर्दे पर लाया जाता है, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, एक हिंदुस्तानी के रूप में खालिस्तानी आंदोलन या किसी भी अलगाववादी आंदोलन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं ये भी जानता हूं कि पंजाब के अंदर दोनों तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पंजाब के आतंकवादियों ने कविता में मेरे हीरो अवतार सिंह पाश को ही नहीं, तमाम सिखों को मारा था, ढेर सारे सिखों को मारा था। आतंकवाद के समय में कंडीशन ऐसी थी कि शाम के 5-6 बजते बजते लोगों के घर बंद हो जाया करते थे, लोग अपने घरों में ताले लगा लिया करते थे। कितने लोग पंजाब से चले गए, हिंदुओं को मारा गया, सिखों को मारा गया। मैं तो बंटवारा करता ही नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि जनता को मारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खालिस्तान का जो आंदोलन था वो पंजाब के लिए भी बहुत बड़ा दुस्वप्न साबित हुआ। पंजाब में बहुत सारे लोग उसमें मारे गए और बहुत ज्यादा क्रूरता और हिंसा आतंकवादियों की तरफ से भी की गई। लेकिन इसी के बरक्स दूसरा सच यह है कि पुलिस भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। बहुत सारे मामले ऐसे आए जिसमें फेक एनकाउंटर का मामला था, लूट का मामला था, हर तरह के मामले आए और जिसमें से एक मामला जसवंत सिंह खालरा का भी है। अब यह कहा जा रहा है कि जसवंत सिंह खालरा वाली फिल्म अगर दिखाई जाती तो खालिस्तानी जो भावना है वो बढ़ जाती। हकीकत छुपाने से क्या वो भावना घट जाएगी? आज कंडीशन यह है गुरुद्वारों में वो फिल्म दिखाई जा रही है। आज कंडीशन यह है कि गांव के पंचायतों में फिल्म दिखाई जा रही है। मोबाइल वो फिल्म बढ़ रही है। जितने लोगों ने वहां देखा होता, ओटीटी पे देखा होता, उससे ज्यादा लोगों ने शायद बाहर देख लिया है। तो फर्क क्या पड़ा? देखिए, किसी भी देश के इतिहास में काला पक्ष होता है, धवल पक्ष होता है। स्याह सफेद दोनों जिंदगी का हिस्सा है। आतंकवादी आंदोलनों को दबाया गया, आतंकवादी आंदोलनों को खत्म किया गया, यह एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर उनको खत्म करते समय राज्य की पुलिस ने सीमाएं पार की तो यह ज्यादा खतरनाक है। इस तरह का दमन हमेशा के लिए लोगों के मन में दफन हो जाता है। जिनके घर के बच्चे गायब हुए होंगे, जिनके घर के लोगों को मार दिया गया होगा, वो खामोश भले रहें, लेकिन
उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे में अगर सरकारें सामने आकर हकीकत को स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हुई, लोगों के जख्म पर मरहम लगाती हैं, तब तो वो मामला दबता है। अगर उनके कस्से को ही दबाया जाएगा तो कोई मामला नहीं दबने वाला है। मैंने आपको बताया कि ये जो फिल्म है सतलुज, ये गली गली में देखी जा रही है, गांव गांव में देखी जा रही है, चर्चा हो रहा है, दिन रात ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग इस पर लिख रहे हैं, यानी चर्चा तो हो रहा है। जिस चर्चा को रोकने के लिए आपने फिल्म के ऊपर बैन लगा दिया, वो चर्चा तो हो रहा है। बात करना चाहता हूं, ZEE5 का एक स्टेटमेंट निकल कर आया सतलुज रिलीज होने के 2 दिन के अंदर अंदर, एंड ZEE5 ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि सतलुज मे हैव पॉज्ड बट द कन्वर्सेशन इट स्टार्टेड हैजंट, थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबल लव, वी होप टू ब्रिंग इट बैक सून। साथ ही स्पेशल रिलीज में कहा गया कि इस मूवी को यहां पर पॉज कर दिया जा रहा है। अभी पॉज वर्ड जो है ये एक्चुअली में कवर अप है, पहले भी इस मूवी को कई बार रोका जा चुका है। इनफैक्ट टिफ जैसे एक फिल्म फेस्टिवल में भी इस मूवी का ब्रॉडकास्ट यहां पर रोका जा चुका है। इसे आप समझ सकते हो कि सिस्टम किस तरीके से चाहता है कि जनता इस मूवी को देखे ही ना किसी भी तरह। इनफैक्ट सतलुज के ऊपर कंट्रोवर्सी भी कोई आज की कंट्रोवर्सी नहीं है, पहले इस मूवी का नाम ही एक्चुअली में पंजाब 95 था। इस मूवी को क्लियरेंस के लिए सेंसर बोर्ड भेजा गया एंड सेंसर बोर्ड ने इसमें 127 कट्स लगाने की बात बोली, जिसको ऑब्वियसली यहां पर मेकर्स ने डिनाई कर दिया एंड ये मूवी तरीके से लिम्बो में चली गई। उसके बाद कट टू जुलाई 2, 2026 इस मूवी को अनकट तरीके से एंड रॉ तरीके से ओटीटी पर रिलीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओटीटी के ऊपर सीबीएफसी रेगुलेट नहीं करता है। ओटीटी के डेफिनेटली अलग रूल्स होते हैं यहां पर, लेकिन सीबीएफसी ये बात नहीं डिसाइड कर सकता कि ओटीटी पे क्या दिखाया जाए और क्या ना दिखाया जाए, इनफैक्ट किस चीज को कहां से काटा जाए, इसलिए कई बार ओटीटी पर सच्चाइयां भी निकल जाती हैं। इनफैक्ट जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो सबसे पहले सीबीएफसी ने 21 कट्स यहां पर बोले थे करने के लिए एंड उनको बढ़ाते बढ़ाते 127 तक वो लोग ले गए थे। आए दिन ऐसी मूवी रिलीज होती है जो प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड होती है, जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती। मेकर्स खुद ये बात बोलते हैं कि ये तो काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फैक्ट कहकर दिखाया जाता है एंड उसको एज अ हिस्ट्री लेसन भी यहां पर रेफर किया जाता है। लेकिन जो मूवी एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर 127 कट यहां पर लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसी चीज है जो हमारा सिस्टम हमारी जनता को नहीं बताना चाहता? अब जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।